हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग चूज इनकरेक्ट. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है. स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस के लिए हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोलस के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियोलस होता क्या है. तो बेटा न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एक डार्क कलर का रीजन सा है. ठीक है, क्या है? डार्क कलर का रीजन. लाइक इफ आई एम ड्रॉइंग दिस न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. So here we have our nucleoplasm. Nucleoplasm is basically the fluid of nucleus. So this is nucleoplasm. और इनके अंदर डीएनए पाए जाते हैं इन क्रोमैटिन शेप. ठीक है, क्रोमैटिन के रूप में पाए जाते हैं. तो वो क्रोमैटिन जिनका वो पार्ट, ठीक है, जिनका क्रोमैटिन बेसिकली क्या होते हैं? क्रोमोजोम ही होते हैं एक तरीके से, या डीएनए कह सकते हो आप उसको. तो वो क्रोमैटिन पार्ट जो न्यूक्लियोलस के अंदर आता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर आता है, ठीक है, वो जाना जाता है न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर के नाम से. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो आ चुका है किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर आ चुका है, इसको हम लोग कैसे जानते हैं? न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ क्रोमोजोम ऐसे होते हैं जैसे कि लाइक 13, 14, 15 एंड 21, 22 नंबर के जो क्रोमोजोम होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, एनओआर प्रेजेंट होते हैं, वो अपने एनओआर को यहाँ पे रख देते हैं. बेसिकली वो एनओआर मिलकर ही क्या कर रहे होते हैं? न्यूक्लियोलस बना रहे होते हैं. एनओआर की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. ठीक है, क्या होती है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. तो ये दिखने में कुछ स्फेरिकल शेप का दिखता है. कैसा दिखता है? स्फेरिकल शेप का दिखता है. क्यों दिखता है? कि इनमें क्रोमैटिन वाला पार्ट तो पाया जा रहा होता है. ठीक है, क्रोमैटिन वाला पार्ट तो पाया जा रहा होता है. उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स, आरआरएनए, प्रोटीन आके लग जाते हैं. क्या लग जाते हैं? ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन. सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या, एक पहली चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर. जो न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं वो क्रोमैटिन फाइबर. तो न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन फाइबर. साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट है आरआरएनए, कुछ ग्रैन्यूल्स एंड प्रोटीन्स. इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं. तो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन का वो पार्ट होता है जिसके अंदर पाया जाता है आरडीएनए. क्या पाया जाता है? आरडीएनए. और ये आरडीएनए किसकी सिंथेसिस करवाता है? आरआरएनए की सिंथेसिस करवाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है? आरआरएनए की सिंथेसिस होती है. अब हम लोग अपना राइट आंसर देख लेते हैं. ए कह रहा है पॉलीगोनल स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉलीगोनल स्ट्रक्चर नहीं होता. कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. द बी सेइंग कॉन्टिन्यूस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही होती है. तो ये क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ. ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही पाए जाते हैं. सी सेइंग साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. तो ये भी राइट है. लार्ज साइज एंड मोर इन नंबर इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा क्योंकि ये न्यूक्लियस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरआरएनए की सिंथेसिस के लिए. और आरआरएनए जो है वो आगे जाकर प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं. और राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो बेसिकली न्यूक्लियोलस जो है वो वहाँ उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं या लार्ज साइज के होते हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होती है. तो ये भी बिल्कुल राइट है. हमारा ओनली जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए. सो ए इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.